हेलो एवरीवन। आज है 9 सितंबर। ठीक है। तो 9 सितंबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो हम देखें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स 1967 वर्डिक्ट अगेंस्ट एएमयू माइनॉरिटी टैग। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल का मतलब होता है चेंज करना। 1967 का जो वर्डिक्ट था उसको। ठीक है। इसके अगेंस्ट एएमयू की माइनॉरिटी टैग के अगेंस्ट। ठीक है। ठीक है। तो रिकॉग्निशन बाय लॉ वुड नॉट एनुअल माइनॉरिटी स्टेटस से 7 जज बेंच of Supreme Court in 4-3 majority judgment. Court returns case to a regular bench to examine question of AMU. वापिस से रेगुलर बेंच पे इन्होंने क्या कर दिया, केस को वापिस कर दिया। देखो, जो एएमयू है ना उसको क्या मिला हुआ था, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट हैं वो है पार्ट 3 में 12 से लेकर आर्टिकल 35। इन्हीं आर्टिकल में आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटीज एंड जो कल्चरल एंड एजुकेशन, जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने का राइट है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बताओ किसने बनाई थी, बताओ किसने बनाई थी। ठीक है। तो सॉरी, तो इसको एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या मिला हुआ था, दर्जा मिला हुआ, रिकॉग्नाइज। इसके ऊपर फिर केस हुआ और इसको बोला गया ये माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन जो मतलब रेगुलर बेंच है उसने तो कह दिया कि ये माइनॉरिटी है। फिर बेंच गया, वो जो केस गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया, 7 जो जो चीज है उसने 4-3 से कह दिया कि नहीं है। फिर इसने वापिस से क्या कहा है कि रेगुलर जो बेंच है वही फाइनली डिसाइड करे। तो ये केस। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है। किसको, लोकपाल को। लोकपाल एंड लोकायुक्त बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। लोकपाल एक्ट इंडिया में कब आया था, लोकपाल एक्ट कब आया था इंडिया में। लोकपाल एक्ट आया था इंडिया में 2013 में। ठीक है। कब आया था, 2013 में लोकपाल एक्ट आया। तो ये किसके लिए आया था, मेजरली करप्शन को काउंटर करने के लिए, काफी ज्यादा था। ठीक है। तो लोकपाल में क्या होती है कि प्रोविजन होते हैं, जैसे एक सिलेक्शन कमेटी होगी इसमें। ठीक है। जिसमें के कौन कौन लोग होंगे, पीएम उसका चेयरपर्सन होगा। जो लोकपाल में जो लोग होंगे उनको सिलेक्ट करने के लिए कमेटी होगी, पीएम होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या जज होंगे, और एक एमिनेंट जूरिस्ट होंगे जो प्रेसिडेंट वो करेगा अपॉइंट। ठीक है। तो जो लोकपाल होता है उसमें क्या होते हैं, टोटल एक चेयरमैन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन प्लस मैक्सिमम 8 मेंबर। ठीक है। जो 8 मेंबर है उनमें से भी जो 50% है, ठीक है, जो मेंबर हैं वो किससे वैल्यू करते हैं, एससी से, एसटी से, और बीसी से, माइनॉरिटी से, वुमेन से। ठीक है। तो ये लोकपाल क्या करता है, एफसीआरए हुआ जैसे 10 लाख से ज्यादा का अगर वो है डोनेशन वगैरह तो उसको क्या कर सकता है वो, अ, उसकी प्रोब कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। इसमें अमेंडमेंट भी होता लोकपाल एक्ट में 2016 में। जो अपोजिशन जो पार्टी थी उसकी जगह पे लार्जेस्ट जो पार्टी का लीडर था उसको ले लिया गया था। ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। और क्या अमेंडमेंट हुआ था, सेक्शन 44 जो थी एक्ट की वो भी मॉडिफाई कर दी थी। ठीक है। असेंट एंड लाइबिलिटी जो पब्लिक ऑफिशियल थे उनको 30 डेज में करनी थी, लेकिन फिर ये मतलब क्या कर दिया था,
मॉडिफाई कर दिया था। तो काफी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। सेबी चीफ कौन है ये? मदहबी पुरी बुच। इनका कोई केस चल रहा है, तो लोकपाल उसकी इंक्वायरी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया पेटिशन कौन सीबीआई प्रो। सुप्रीम कोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए, और इंपॉर्टेंट नॉलेज सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था? 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग बना था। और एक ये फेडरल कोर्ट है। आर्टिकल आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओरिजिनली इसमें 8 जज थे, 7+1, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जजेज के नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने जजेज के नंबर को इंक्रीज किया है। अभी 34 है स्ट्रेंथ, 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जज। अभी कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है। अभी नए आ जाएंगे खन्ना खन्ना करके, नए जज चीफ जस्टिस। ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है जजेज की सुप्रीम कोर्ट में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सच नंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट जो उनको ठीक लगे। ठीक है। जो सेकंड जज केस आया था, सेकंड जज केस 1993 में, उसमें कहा गया था कि सीनियर मोस्ट जज, जो सीनियर मोस्ट होगा जज सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा सेकंड जज केस के। ठीक है। जो अदर जजेज हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लस अदर जजेज के साथ डिस्कस करके उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। और 1993 का जो केस आया था सेकंड, उसमें, ठीक है, कंसल्टेशन को क्या मान लिया था? कंसल्टेशन मीन्स कनकरेंस। कंसल्टेशन मीन्स कनकरेंस। ठीक है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, बिना अदर 4 जजेज की कंसल्टेशन के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको मानने के लिए बाइंडिंग नहीं है। और अगर एडवाइस इनसे कंसल्ट करके देता है तो फिर बाइंडिंग है। ठीक है। ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और भी पढ़े इनके बारे में? हाँ, पढ़ सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है जजेज की? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेज की। उसको 5 साल हाई कोर्ट में काम किया होना चाहिए एज ए जज, या फिर 10 ईयर एज एन एडवोकेट। और ये वो एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो सैलरीज हैं इन जजेज की सुप्रीम कोर्ट की, कि कौन डिटरमाइन करता है? वो पार्लियामेंट। टेन्योर कितना होता है? फिक्स नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फिक्स नहीं है। उनकी एज 65 तक वो काम कर सकते हैं। और रिजाइन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और रिमूवल इम्पीचमेंट से। जज इंक्वायरी एक्ट में उसका रिमूवल का प्रोसेस लिखा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। जज इंक्वायरी एक्ट। ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से उनको रिमूव किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई काम हो जाए या बीमार हो जाए, उसकी जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं, एक्टिंग, कुछ टाइम के लिए। ठीक है। तो एक एडहोक जज होता है जब लैक ऑफ कोरम हो, मतलब उतने जजेज ना हो जितने चाहिए होते हैं काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो एक एडहोक जज अपॉइंट किया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है। तो जिस हाई कोर्ट से वो जज को लेगा, उसके चीफ जस्टिस के साथ प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डिस्कशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट कर सकता है।
ठीक है। एक होता है रिटायर्ड जज, को भी फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। रिटायर्ड जज के सामने रिक्वेस्ट कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के, कि वो टेम्परेरी पीरियड के लिए काम करे, लेकिन प्रेसिडेंट की कंसेंट से। अलाउंस किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं ऐसे जज के? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है, आइए आगे चलते हैं। हाई कोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेके 223 तक है। ठीक है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है। 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी। कब? 1956 में। इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर में थी। ठीक है। तो ये क्या काम करती थी? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज या फिर रेगुलेशन एक्ट, इसके अगेंस्ट कोई वोलेशन अगर इसका हो जाए तो। ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली में था। हेडक्वार्टर गया था दिल्ली में। 1957 में इसका नाम चेंज हो गया। क्या नाम रख दिया गया इसका? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में ट्रांसफर कर देगी 1960 में। ठीक है। इसके हेड क्वार्टर होते हैं, रीजनल ऑफिस होते हैं, जोनल ऑफिस होते हैं, डायरेक्टर, सब डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर। ठीक है। डायरेक्टर जो ईडी के होते हैं और सीबीआई के, उन दोनों का जो टेन्योर है वो 2 से 5 साल तक जा सकता है। 1 साल की एक बार में एक्सटेंशन 1 साल की ही मिलती है। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो डायरेक्टर है ईडी का, वो सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक हाई लेवल की कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वगैरह होते हैं। टेन्योर जो होता है डायरेक्टर का, वही 2 साल है। फिर अमेंडमेंट हुआ था 2 से 5 तक, मैंने बता दिया। फंक्शन हमने बता ही दिया। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फ्यूजिटिव फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, इन सब की क्या कर सकती है? ये जांच कर सकती है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इसके स्टेचुटरी कई फंक्शन भी हैं। पीएमएलए, फेमा, ये सारे फ्यूजिटिव। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखना। तो आइए आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स के बारे में। ठीक है। ब्रिक्स के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। पीएसआईआर के लिए और आईआर के लिए, जीएस2 के लिए आर्टिकल बहुत अच्छा है। ठीक है। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, वो वहां नहीं गए थे। कहाँ? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। उनको बैन किया हुआ था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने उसके ऊपर बैन लगा रखा था कि अगर वो वहां जाएंगे तो। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पर अटैक कर रखा था। तो उस वजह से उनके ऊपर बैन लगा रखा था, उनको अरेस्ट किया जा सकता था। तो उन्होंने डिजिटली उस कॉन्फ्रेंस को क्या किया था? वो क्या किया था? कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था डिजिटली। ठीक है। तो अब जब उस कॉन्फ्रेंस को डिजिटली किया था, तो एक टाइम तो वो था। ठीक है। एक टाइम तो वो था जब, मतलब, उनके ऊपर बैन था। और फिर क्या हुआ? फिर एक ऐसा टाइम आया, यानी कि 2023 का ही साल था,
एक ही साल में कैसे चीजें चेंज होती हैं। ठीक है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उन्होंने दे दी थी, लेकिन वो नहीं किया। मिस्टर पुतिन एज होस्ट चेयर ऑफ द समिट। अब की बार समिट कहाँ हुई? कजान। कजान कहाँ है? रसिया में। तो होस्ट कौन था? रसिया था। ठीक है। 3 डे समिट थी। तो 3 डे समिट पुश्ड न्यूज अबाउट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया टू द बैक पेज। इन चीजों को तो इसमें कोई मेन कंसर्न था ही नहीं। तो सबसे पहले सर्वाइवल और रीजोनेशन। ठीक है। समिट कजान में हुई 22 से 24 अक्टूबर तक। वो ये 16 समिट थी, जो कि 2009 में स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में 4 कंट्री थी, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। फर्स्ट 2 समिट में यही थी। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था थर्ड समिट में 2011 में, मेंबर 10 में ही बन गया था। तो ब्रिक्स, इसका नाम ब्रिक्स तभी पड़ा। तो फर्स्ट जो इसका डिकेड था 2011 से 20 तक, ठीक है, वो काफी अच्छा गया था। बट जो सेकंड डिकेड है वो काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि कोविड 19 आ गया था। तो चाइना के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो गया था। चाइना डिफेंसिव मोड में था। और चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच में भी क्लैश हुआ था गालवान वैली में 2020 में, ये भी हमें पता है। तो जो मेंबर स्टेट थे, उनके बीच में जो टाइज हैं वो काफी लो हो गए थे। तो रसिया ने भी इन्वेज कर दिया था, इन्वेड यूक्रेन के ऊपर। तो मॉस्को की भी कन्फ्रंटेशन हो गई थी नाटो के साथ। इसके साथ, नाटो के साथ। नाटो में अब कितनी कंट्रीज हैं बताओ? नाटो कब बनी थी? नाटो कब बनी थी? नाटो में कितनी कंट्रीज हैं? और क्या यूएसए नाटो की कंट्री है? क्या यूक्रेन नाटो की कंट्री है? ठीक है। ये चीज आपने बतानी है। 1949 में नाटो बनी थी। मैं ये बता देता हूँ कब। 1949 में 4 अप्रैल। तो स्टार्टिंग में ना 12 फाउंडिंग मेंबर थे यूरोप से, प्लस नॉर्थ अमेरिका। कोल्ड वॉर में ये जो यूएसएसआर का ग्रुप था, उसको काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। पोस्ट कोल्ड वॉर इसका एक्सपेंशन होता गया। ठीक है। अभी 32 मेंबर है। अभी कितने मेंबर हैं? 32। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं नाटो के बारे में। उसके बाद क्या है ना, 9/11 का जब अटैक हुआ था, तो नाटो कंट्री ने फर्स्ट टाइम मिलके आर्टिकल 5 को एक्टिव किया था। और अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर अपनी आर्मी भेजी थी। तो वहां नाटो की आर्मी थी, ना कि यूएस की आर्मी। ठीक है। तो अब देखो, तो फिर ये समिट की बात कर रहे थे हम। तो फिर से रीजूनवेशन हुई। 16 समिट थी। 15 समिट डिसीजन लिया था 15 समिट में कि 5 नए मेंबर आएंगे ब्रिक्स में। कौन कौन आएंगे? सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो अब एक और डिस्क्लोजर किया गया मिस्टर पुतिन द्वारा। 34 और ज्यादा नेशन है जो इसको ज्वाइन करने की सोच रहे हैं ब्रिक्स को, आगे फ्यूचर में। ठीक है। तो जब ये समिट हो गई, तो ग्लोबल मेजोरिटी को ये दिखाता है, ये रसिया ये दिखाना चाह रहा था। तो जो ये चीजें हो रही हैं, ये तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा कर रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ये दिखा रही है। ठीक है। तो ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ को दिखा रहे हैं। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसा? ये जो प्रेजेंट है उसी को रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो सभी के लिए काम करे। तो जो ये ग्रुपिंग है वो डराइव की जाएगी ब्रिक्स स्पिरिट के द्वारा। कीवर्ड है ये ब्रिक्स स्पिरिट। ब्रिक्स की 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कितनी है? सबसे पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, सोवरन इक्वालिटी,
solidarity, democracy, openness, inclusiveness, collaboration and consensus। काफी इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी। आप इनको डायग्राम की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये कमिट किया गया, प्रमोट करना है इनको इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन 3 वर्टिकल्स के अंदर। कितने वर्टिकल्स के अंदर? 3। कौन कौन सी वर्टिकल्स हैं? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। इंट्रा मतलब ब्रिक्स के अंदर ही, ये ब्रिक्स है, इसके अंदर ही इंट्रा। इंटर होता तो ब्रिक्स से बाहर। तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल। ठीक है। उसके बाद देखो, ब्रिक्स जो है स्टार्टिंग में इमर्जिंग इकोनॉमी का एक ग्रुप था। किसका? इकोनॉमी का। अब इमर्जिंग मार्केट का और डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप बन गया है। इकोनॉमी से इमर्जिंग मार्केट का ये कंबाइंड ग्रुपिंग बन गई है, ईस्ट की और साउथ की और ग्लोबल नॉर्थ। ब्रिक्स के अंदर जो है ना, एंटी वेस्टर्न टेंडेंसीज हैं विद इन दी ब्रिक्स, बट इसमें कुछ मॉडरेट मेंबर भी हैं इंडिया जैसे। ठीक है। कमिटेड टू सेफ गार्डिंग इट्स नॉन वेस्टर्न ओरिएंटेशन। तो अभी ये किसके लिए पुश कर रहे हैं एसवी मेंबर कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होने चाहिए। ठीक है। तो जो ग्रुपिंग है जोहान्सबर्ग में, वो एक्सप्रेशन है जो अलग अलग अफ्रीका, आसियान और लैटिन अमेरिका, इन सब कंट्रीज की, उसको पूरा किया जाए यूएन में, ब्रिक्स कंट्री की। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये अपना यूएन में, यूएनएससी में क्या चाहते हैं? वीटो पावर, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में भी। और इनका इंपॉर्टेंट रोल है भी। ठीक है। बट जो कजन में समिट हुई, उसमें इसके ऊपर कोई ज्यादा मतलब बोला नहीं गया। ठीक है। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना रिलेक्टेंस है इस फॉर्मूला से, क्योंकि चाइना भी खुश नहीं है कि इनको पावर मिले। चाइना को ही पावर मिली हुई है सिक्योरिटी काउंसिल में। और दूसरा सिग्निफिकेंट एलिमेंट क्या था इसमें? ग्रुप ने बोला कि यूनिलेटरल जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हुए हैं उसको खत्म करो, इलिमिनेट करो। यूनिलेटरल मेजर मतलब मान लो इंडिया ने लगा दिए चाइना पे, या चाइना ने इंडिया पे लगा दिए। उन्होंने बोला कि ये इंटरनेशनल लॉ के कॉन्ट्रेरी है और ह्यूमन राइट्स के लिए भी ठीक नहीं है। अब आ गया वर्टिकल्स, जिन वर्टिकल्स की हम बात कर रहे थे। फर्स्ट वर्टिकल किससे था? पीस एंड सिक्योरिटी। कॉन्फ्लिक्ट जो हुई वेस्ट एशिया में, तो जिसके ऊपर काफी ज्यादा मतलब राइट डाउन किया गया, उसमें पैरा 13 में लिखा है इजराइल के एक्शन का क्रिटिसिज्म बिना किसी रेफरेंस के। सबसे पहले अटैक तो हमास ने किया था, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोला गया, इजराइल को ही किया गया क्रिटिसाइज। और ग्रुपिंग, पूरे ग्रुप ने कहा कि इमीडिएट सीज फायर करो, अनकंडीशनल रिलीज करो सभी होस्टेज को, जो भी बंदी वगैरह हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन की बात करो, और इजराइल जो है, इजराइल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, तो उसने डायरेक्ट अटैक ईरान पे भी किया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और जो कि अब मेंबर ऑफ ब्रिक्स भी है, ब्रिक्स का मेंबर है। अब रसिया तो खुद चेयर था ब्रिक्स का, तो यूक्रेन के वॉर में के बारे में इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। बस डायरेक्ट और डायलॉग और डिप्लोमेसी से वॉर को खत्म करो, और रूट जो कॉजेज है कंफ्लिक्ट के उसको अंडरलाइन करो। अब सेकंड जो है, सेकंड वर्टिकल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन का, कॉमन करेंसी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, मैक्सिमम अटेंशन डिजर्व कर रहा था। तो एक्सपेक्टेड जो लाइन थी उसी पे डिसीजन लिया गया।
मतलब कि लोकल करेंसी को ज्यादा यूज करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर ब्रिक्स कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो लोकल करेंसी का ज्यादा यूज करना है, डॉलर का ज्यादा यूज नहीं करना है। हाउएवर फिर भी जो इशू है डीपर फाइनेंशियल और बैंकिंग कोऑपरेशन के, वो कंटिन्यू रहेंगे टू बी स्टडीड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मेंबर स्टेट। उसके बाद क्या है, जो सऊदी अरबिया है वो अभी भी हेजिटेंट है कि उसको ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहिए या ना फुली। इनिशियली क्या एक्सपेक्टेशन थी, मैसिव कैपिटल इंजेक्शन करेगा वो एनडीबी में। ब्रिक्स का एक बैंक भी है एनडीबी, 2014 में फोर्टेजेला डिक्लेरेशन में ये बना था, जिसमें चाइना का शेयर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो लीडर्स हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है उनको कि वो सजेस्ट करें फर्दर इम्प्रूवमेंट बैंकिंग की जो वर्किंग है उसके अंदर, और एक्सप्रेस करें उनका कमिटमेंट। और थर्ड जो वर्टिकल एम है वो क्या है, स्ट्रेंथ करना किसको, पीपल टू पीपल एक्सचेंज को सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कोऑपरेशन इन्वॉल्विंग स्पोर्ट्स, कल्चर, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड थिंक टैंक कुड हैव ए बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इसका क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। फाइनली एक क्रुशियल डिसीजन ग्रुप एक्सपेंशन को लेके लिया गया। आउटरीच सेशन हेल्ड ऑन द लास्ट डे लिया गया विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 34 स्टेट। 34 स्टेट्स ने, कंट्रीज ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। एक नई कैटेगरी क्रिएट कर देगी, पार्टनर स्टेट। मतलब वो फुल मेंबर नहीं होंगे, पार्टनर स्टेट माने जाएंगे। तो 13 जो मेंबर थे कंट्री, उनको इनवाइट किया गया एज ए पार्टनर स्टेट, जिसमें कौन कौन थे, लैटिन अमेरिका की कंट्री से क्यूबा एंड बोलीविया, बोलीविया, पैराग्वे, ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की। यूरेशिया, बेलारूस एंड टर्की। यूरेशिया के कौन कौन थे, बेलारूस एंड टर्की। अफ्रीका के अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा, युगांडा, केन्या, युगांडा, तंजानिया, के यूटी। ये किसको टच करते हैं, कौन सी लेक है बताओ। ठीक है, लेक विक्टोरिया को टच करते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब साउथ ईस्ट एशिया से। सेंट्रल एशिया से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। जो थर्ड एक्सपेंशन है, फर्दर ऑग्यूमेंटेड द ब्रिक्स फैमिली शेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड जीडीपी। अगली समिट कहाँ है, ब्राजील में है। तो बट दीज आर एक्सपेक्टेड टू क्लेमर फॉर द अर्ली एलिवेशन एज फुल मेंबर। फुल मेंबर तो नहीं है, पार्टनर मेंबर की तरह ही माने जाएंगे। अब इंडिया की तरफ से देखें तो ये क्या हो सकता है, फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव। आज के टाइम में जो ब्रिक्स है वो टॉप 6 प्लूरिलेटरल ग्रुपिंग में है, जैसे G20, क्वाड, ब्रिक्स, बिम्स्टिक और G7। ये वर्ल्ड के टॉप 7 और SC टॉप 6 क्या है, ग्रुप है। ब्रिक्स किस में प्रमोट करता है, इंडिया को हेल्प करता है मल्टीपोलैरिटी को। अगर वर्ल्ड में प्रमोट करना है तो कौन हेल्प करता है इंडिया की, ब्रिक्स। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है। इसके रिलेशन को और डीप रसिया से कैसे किया जाए इसमें हेल्प करता है। ठीक है, ग्लोबल साउथ के एजेंडा को और ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए उसको में हेल्प करता है। ठीक है, और 5 साल में नरेंद्र मोदी जी की और शी जिनपिंग की अच्छे से मुलाकात हुई, तो ऐसे ऐसे इवेंट को भी करवाने में हेल्प करता है।
तो अब जो बाइलेटरल नेगोशिएशन है उससे बॉर्डर पेट्रोलिंग और ये डिसएंगेजमेंट की बातें और सब बातें नहीं। चाइना इंडिया के रिलेशन इंप्रूव हुए, स्ट्रेटेजिक स्पेस इंडिया को डील करने के लिए वेस्टर्न पार्टनर के लिए और ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो इंडिया एक हाई डिग्री इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ब्रिक्स की, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इंडिया के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन का। ठीक है, और टेंजिबल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंडिया के लिए इसका। और जो इनिशियल क्वेश्चन था एक्सपेंशन के ऊपर उसको अब रिप्लेस कर दिया गया सोबर कैलकुलेशन, जिससे मेंबरशिप इंक्रीज हुई। ठीक है, सो सो दैट जो प्रोरेटर ग्रुपिंग है उसमें और ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस हो। तो अगर हमें कंक्लूजन लिखना है तो लास्ट वाली लाइन याद कर लेना। Above all, BRICS allow India to serve as a bridge between West and East, between North and South, thus turning New Delhi into a geopolitical sweet spot today. कितना अच्छा कंक्लूजन है। ठीक है, BRICS allow India to serve as a bridge between West and East, North and South, turning New Delhi geopolitics sweet today। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये आर्टिकल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। स्टेइंग कूल बट with clean technology, global collaboration in a rapid। अब देखो कितनी ज्यादा मतलब कि वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। कूलिंग एक लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? एक नेसेसिटी, जरूरत। इसके बिना जिया नहीं जा सकता। तो इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है क्लीन एनर्जी पे और कूलिंग जो सॉल्यूशन है वो क्रूशियल स्टेप है क्लाइमेट क्राइसिस के लिए। ठीक है, सितंबर 2024 में क्वाड जो नेशन है, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने एक डिक्लेरेशन की थी, विलियमगटन डिक्लेरेशन, जिसमें कहा कि जो क्वाड कमिटमेंट है सुटेबल एनर्जी सॉल्यूशन के लिए जो होना चाहिए वो कर नहीं रहा, कूलिंग सिस्टम में पर्टिकुलर। ठीक है, तो दिस अलाइन विद द अर्लियर ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय इंडिया एंड यूएस विच डिटेल रोड मैप फॉर बिल्डिंग रिजिलियंट और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन हमें बनानी है। एक स्पेशल एम्फेसाइज करना है हमें कूलिंग टेक्नोलॉजी पे। जो दोनों स्टेटमेंट है वो हाईलाइट करती है कि कितना जरूरी है हमें डिप्लॉय करना एनर्जी इफिशिएंट कूलिंग सिस्टम को क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन में। ठीक है, जब हम एडवांस कर रहे हो ग्लोबल क्लाइमेट गोल को। इंडिया की जो लीडरशिप है इन सारे गोल में वो काफी नोट करती है। इंडिया क्वाड का पार्ट है, क्वाड क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। इंडिया ने प्लेग किया है कि क्या प्लेज किया है, इन्वेस्टमेंट करेगा सोलर और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, और यूएस के साथ इंडिया का ज्वाइंट प्लान भी है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करने के लिए एयर कंडीशनर और सीलिंग फैंस। तो ये जो डेवलपमेंट है क्लाइमेट इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कूलिंग जो रिलेटेड एमिशन है, broader relevance of these international efforts can be seen through the lens of Montreal Protocol एंड किगाली एग्रीमेंट। इन दोनों से इनकी रिलेवेंस दे सकती है। ठीक है, तो ग्लोबल जो कूलिंग के लिए काम करते हैं रिलेटेड एमिशन कूलिंग से रिलेटेड थे। तो ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड है, मतलब तो कूलिंग की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो इससे हमें एक लेसन एडॉप्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा हार्मफुल एमिशन को। ठीक है, तो जो किगाली अमेंडमेंट है एक्सपेंडेड इट्स स्कोप टू टारगेट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने सुना था, किगाली किसके लिए आया था? हाइड्रोफ्लोरो के लिए। पोटेंट ग्रीन हाउस गैस कूलिंग अप्लायंसेज में जो थी। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन है वो भी 0.52 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बढ़ा सकता है बाई 2100। ठीक है, और किगाली एग्रीमेंट को अगर मैक्सिमाइज करें उसके लिए एचएफसी से हमें अलाइनिंग करनी पड़ेगी, फेज डाउन करना पड़ेगा, एनर्जी इफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट करने का पड़ेगा। मोर एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम है वो 2/3 ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन बाय कटिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। मोर एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम है वो
2/3 ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। उससे इमिशन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा फॉसिल फ्यूल से, और हम कॉस्ट बचा सकेंगे मैन्युफैक्चरर की और कंज्यूमर की। ठीक है। दो क्रिटिकल थ्रेट भी है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इनडायरेक्ट एमिशन जो इफिशिएंट एयर कंडीशनिंग से होता है, रेफ्रिजरेशन से होता है, जो कि फॉसिल फ्यूल से पावर्ड होती है, और डायरेक्ट एमिशन जो कि हार्मफुल रेफ्रिजरेट से होता है। ठीक है। तो काफी ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो तो आज भी लैग करती हैं, रेफ्रिजरेंट स्टैंडर्ड नहीं है, हाई इफिशियंसी के एयर कंडीशन नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, स्ट्रोंगर रेगुलेशन लेके आने पड़ेंगे। तो डंपिंग ग्राउंड जो डेवलपिंग कंट्री बन रही है इनएफिशिएंट अप्लायंसेस की, उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है। तो 2024 में जो पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस टेम्परेचर है ओवर 50 डिग्री सेल्सियस अंडरस्टूड इन नीड। तो कूलिंग की कितनी जरूरत है थर्मल कंफर्ट के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मेडिकल सप्लाईज के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। ठीक है। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन फेसिस इंक्रीजिंगली सीवियर हीट वेव। काफी ज्यादा हीट वेव की वजह से 2030 तक इंडियन 160 मिलियन से 200 मिलियन तक डेड हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो काफी ज्यादा वर्कफोर्स तो हीट वेव से ही मर जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, फूड, इन सब में डिक्लाइन आएगा। कूलिंग जो डिमांड है एयर कंडीशनर सेल की, वो 60% बढ़ती जा रही है हर डिग्री टेम्परेचर के साथ। अगर 30 डिग्री से ज्यादा बाय 2050 2050 तक इंडिया के पास वर्ल्ड का हाईएस्ट कूलिंग डिमांड हो सकती है। 1.14 बिलियन एयर कंडीशनर इन यूज। इंडिया ने किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया 2021 में, कि वो एचएफसी के जो रिड्यूस करेगा 85% तक 2047 तक। इंडिया का जो कूलिंग एक्शन प्लान है वो क्या टारगेट कर रहा है, 20 से 25% रिडक्शन कूलिंग डिमांड में। ठीक है। 25 से 40% इन एनर्जी कंजम्पशन डिमांड में रिडक्शन, एंड लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप इन क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग। ओह, मिशन मोड अप्रोच की जरूरत है अगर हमें ये सारे चैलेंजेस हैं इनको ओवरकम करना है तो। एक नेशनल मिशन है सुटेबल कूलिंग, और इसके लिए हमें जरूरत है फोकस्ड लीडरशिप, क्रॉस सेक्टरल कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है। एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप और ये सारी चीजें। COP29 है जो, और मोमेंटम है COP28 का, क्लीन एनर्जी, कूलिंग, बट टेक्नोलॉजी भी अफोर्डेबल रहनी चाहिए। इंडिया और जो यूएस की पार्टनरशिप है, क्वाड के जो इनिशिएटिव हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देते हैं, वो काफी अच्छे हैं। इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए डेवलपिंग रीजन के लिए। ठीक है। ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, एनर्जी इफिशियंसी। तो इंडिया की जो प्रोएक्टिव अप्रोच है कूलिंग चैलेंज के लिए, स्पेशली ICAP पोजिशन इज ए ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। COP20 जो 8 है, 63 कंट्री ने अप्लाई की थी रिड्यूस करने के लिए कूलिंग को, 68% तक रिड्यूस कर देंगे 2050 तक। ग्लोबल कूलिंग जो प्लेज है नॉन बाइंडिंग है, would provide cooling access to 3.5 बिलियन पीपल बाय 2050 तक। कितने लोग जो है उनको, मतलब, और 17 ट्रिलियन एनर्जी कॉस्ट को बचा सकती है। बट इसको और एक्सरलेट करना पड़ेगा, रियलिटी में इसको चेंज करना पड़ेगा। COP29 अगर इसी के मोमेंटम को मेंटेन करती है तो कूलिंग कमिटमेंट को और ज्यादा एक्सपेंड करेगी। ये इंक्लूड करता है इंक्रीज करना ग्लोबल कूलिंग प्लेज एंड पार्टनरशिप अक्रॉस सेक्टर एंड नेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, GS3 का इंपॉर्टेंट आर्टिकल था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो इसमें काफी प्री का भी कवर हो गया इस आर्टिकल में। वही AMU वाला केस है, माइनॉरिटी वाला हमने डिस्कस कर लिया है। मैन ट्रेन नहीं करेंगे वुमेन को जिम में, यूपी वुमेन कमीशन में, ये आप एथिक्स में यूज कर देना एग्जाम्पल। संथाल परगना, संथाल मूवमेंट भी हुआ था मॉडर्न इंडिया में। रसिया ने सम्मन दिया कनाडा को, बोस्टवाना के न्यू प्रेसिडेंट है। मनीला ने कहा है कि हम
साउथ चाइना सी की टेरिटरी की बाउंड्री को क्या करेंगे, डीमार्केट। तो इस तरह से गाइस हमने ये न्यूज़पेपर 9 नवंबर का डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, प्रूडेंस करंट अफेयर। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।